नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों का ये समस्या हमेशा रहता है कि मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। आप खाते बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह पर अटका हुआ है आपका वजन और अटका रहता है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि आपका वजन बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स है। आपको लगता है कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपके नाभि के नीचे, चाहे वो महिला है या फिर वो पुरुष है, अगर नाभि के नीचे क्रैम्प्स होते हैं, मरोड़ टाइप का होता है, अकड़न टाइप का होता है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स है, आपकी आंतों में प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर आपको जुकाम हो गया है, बुखार हो रहा है, या फिर आपके सर में दर्द है, नाक बहता है, रात को पसीना आता है, खाते हैं कुछ भी पचता नहीं है, दूध आप पीते हैं आपको दूध पचता नहीं है, दूध की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है, या फिर सोयाबीन आप खा नहीं सकते हो, सोयाबीन से कोई भी बना हुआ चीज आपको पचता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? उस कंडीशन में हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स है। पिछले वाले लेक्चर में, मतलब कल हमने क्या समझा था कि अगर आपके आंत में टीबी का बैक्टीरिया आ जाता है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होता है और खून की कमी होती है, और खून की कमी होती है, इसका मतलब है कि बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड कम हो गया है, आयरन कम हो गया है बॉडी में, तो क्या होगा? आपके बाल झड़ेंगे, बाल आपके रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे, आपका जो स्किन है, जो त्वचा है, वो फिर बेजान हो जाएगी, रूखी हो जाएगी। फिर आप बोलते हो कि मेरे चेहरे पर चमक नहीं है। चमक कैसे आएगा? आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स है। अब जब वजन एक ही जगह पर अटका हुआ है या फिर लगातार घट रहा है, 1-2 किलो हर हफ्ते या फिर हर महीने घट जाता है, लेकिन बढ़ता नहीं है, खाते बहुत है लेकिन बढ़ता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन सारे प्रॉब्लम्स को आज हम देखेंगे, बड़े आसानी से हम समझेंगे। जहां पर स्थिति अच्छी नहीं होती, जिनके पास पैसा नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है, वो खाना कहां से लाएंगे, हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके बॉडी में दिक्कत होती है और वजन कम होने लगता है। लेकिन आप अपने घर में हो, तभी भी आपका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है? कारण बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, बहुत सारे वायरस होते हैं। या तो वायरस या फिर बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ चुके हैं, या फिर आपका बॉडी का कोई अंग खराब है, या फिर आपके बॉडी में जो निकलता है पाचन वाला एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो आपके खाने को पचाता है, तो मेनली या तो वो ज्यादा निकलता है या फिर वो कम निकलता है, या फिर आपके किसी भी अंग में कैंसर हो गया है, वहां पे ट्यूमर हो गया है, वहां पे गांठ बन गई है, वहां पे इन्फ्लामेशन है, यानी कि उस एरिया में सूजन है, वो एरिया ज्यादा वीक हो गया है, एक पार्ट से कमजोर हो गया है, तो इन सारे कंडीशंस में आपके बॉडी में वजन घटेगा। थायराइड में प्रॉब्लम है, वजन घटेगा, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, वजन घटेगा। सबको हम अभी समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखिए इस बेचारे इंसान को, देखिए इसका वजन कम हो रहा है, मुंह लटका करके खड़ा है। अब इसको चाहिए बॉडी शॉडी। बॉडी शॉडी कैसे आएगा? बॉडी शॉडी तो खाने से आता है ना, लेकिन बेचारा खा रहा है, खाना इसके बॉडी में लग नहीं रहा है, इसका जो आंत है वो उसको ले नहीं रहा है। जब आंत उसको सोखेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब खून में पोषक तत्व जाएगा नहीं, तो इसको ना तो ऊर्जा मिलेगी, ना इसको ताकत मिलेगी, ना इसका हेल्थ अच्छा होगा, ना इसका वजन मेंटेन रह पाएगा। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसको डिप्रेशन होगा, इसको एंजाइटी होगा, इसको बात बात पर गुस्सा आएगा, जैसे कि आपको आता है। इसको समझ में नहीं आएगा कि हमें इस वक्त क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि घर में रह करके पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो क्या आप पहाड़ पर जाओगे? घर में रह करके सभी इंद्रियों को वश में रखना ही तप है। हमेशा याद रखें, घर में रह करके सभी इंद्रियों पर वश रखना ही तप है, और आपको ये तप करना है, तभी आप एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। अब सबसे पहले हम कारण समझ लेते हैं कि बेचारे का मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हो गया इसको, आपको क्या प्रॉब्लम है। यहां देखिए, अगर हम कारण की बात करें तो मैंने आपको क्या बोला? बॉडी में कोई भी इंफेक्शन लग सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और भी बहुत सारे। सबसे पहला, टीबी का अगर बैक्टीरिया लग जाता है तो कौन सी होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है। ये जो बोविस है वो कच्चे दूध में पाया जाता है, ठीक है। अब जब किसी पशु को ये वाली बैक्टीरिया ने ग्रसित कर रखा है और आप उसका दूध निकाले, आपने उबाला नहीं आलस के कारण, और आप बिना उबाले उसको पी लिए, आपने ये समझा कि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके पापा की तरह, आपके दादाजी की तरह, आपने ओवर स्मार्ट बना,
आप ओवर स्मार्ट बने और आप वो पी लिए। मम्मी मना करते रह गई लेकिन तभी भी आपने कच्चा दूध पिया क्योंकि आपको लगता है कि आप काफी ज्यादा हेल्दी हो। अब क्या होगा, अगर गलती से भी ये वाली बैक्टीरिया उस दूध में होगी तो आपके डाइजेशन को वो फिर खराब कर देगी। कैसे? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक कर देगी। अब हमला तो हो गया, अब आप बचो, कैसे बचोगे आपको तो पता ही नहीं है। तो जानकारी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर HIV का वायरस आपके बॉडी में आ जाता है, अगर कोई इंसान HIV से ग्रसित है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपके बॉडी में सीधे सीधे जाकर के ये आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है। जब आपके ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दुनिया भर की तमाम बीमारी हो जाती है क्योंकि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर है। तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं आप कर सकते हो। इसीलिए खुद को मजबूत बनाए। पैरासाइट्स का अगर इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि राउंड वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म हो गया, या फिर अमीबा का इन्फेक्शन हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा हमने देखा था 10th क्लास में, हमने ऐसा देखा था कि उसका कोई आकार नहीं होता है। वो खाना भी खाता है तो खाना को पहले पीछे से पूरी तरफ से घेरता है, उसके बाद खाना वो अंदर में खाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप जाते हो बाहर रोड पे, जब आप जाते हो, ठेला देखा आपने, वहाँ पे गोलगप्पे के लगे हुए पूरे स्टॉल, आपने गोलगप्पा खाया, मजे से खाया, वहाँ पे रखा हुआ था पानी, आपने वो पानी पी लिया। आपने डोसा खाया, आप वहाँ पे कोई पानी रखा हुआ है या फिर वहाँ पे कुछ गंदगी है, आपने देखा नहीं, हाथ नहीं धोया अपना और आपने वो सब खा लिया। अब क्या होगा, पैरासाइट्स या तो राउंड वॉर्म या फिर हुक वॉर्म या फिर आपकी बॉडी में ये जो अमीबा है ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा और अपना घर बसाएगा। अब आपका घर अभी नहीं बसा है लेकिन इसने अपना घर आपके पेट में, आपके आंत में बसा लिया है, कॉलोनी बना लेगा, ये मतलब अपना एक पूरा एरिया बना लेगा। अब उस एरिया का बॉस क्या होगा, ये होगा। तो अब आपके पेट में अकड़न होगी, दर्द होगा, आपको बहुत तेज मरोड़ होगा, हो सकता है कि कब्ज हो जाए, हो सकता है कि डायरिया हो जाए या फिर आपको बुखार हो सकता है, आपको रात में पसीने आ सकते हैं, आपको पता नहीं है आपके बॉडी में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मेडिकल फील्ड से है तो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। विपल्स डिजीज हो सकता है, ये जो बैक्टीरिया है वो फिर मिट्टी में पाया जाता है और पानी में पाया जाता है। प्रदूषित पानी और प्रदूषित मिट्टी से ये आपकी बॉडी में आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं हाथ धो करके खाना खाया कीजिए, ठीक है। ट्रॉपिकल स्प्यूड, इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं वहां पर साफ सफाई नहीं हो पाती है गरीबी के कारण, तो उस कंडीशन में उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा कि हमने देखा। अगर हम देखें कि बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से हो जाता है क्या, तो बिल्कुल, अगर आपके बॉडी आंत में कोई स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया हो, बहुत कॉन्स्टिपेशन है, जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है तो आंत का स्ट्रक्चर, जब आप प्रेशर लगा करके मल को पास करते हो तो वहां का स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया, आपकी बनावट में, आपके अंगों के बनावट में फिर दिक्कत आ जाती है। तो क्या क्या दिक्कत होती, सबसे पहला क्या, IBD, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, इसमें हम दो चीजों को देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अगर आपको IBD की समस्या, या तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि बड़ी आंत। अब बड़ी आंत कौन सी होती है, ये देखिए यहाँ पे, ये दिखा आपको, बाहर वाला जो है वो बड़ी आंत है, ये बीच वाला क्या है, छोटी आंत है। तो बड़ी आंत में फिर आपके सूजन हो जाती है, जैसे मुंह में छाला होता है सेम वैसे ही हो जाता है। अब यहाँ पे एक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपको क्रोन्स डिजीज, जो आपके छोटी आंत को ग्रसित करती है, उसी को हम, इन दोनों को हम साथ में क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। मतलब बॉवेल का मतलब होता है आपकी आंत, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी मतलब वहां पर सूजन हो गया है, और डिजीज का मतलब होता है रोग। तो दोनों डिजीज हो सकती है। तो दोनों डिजीज में क्या होता है, दोनों डिजीज में आपको प्रॉब्लम्स तो होती ही है, साथ में सेकंड हमने क्या देखा था कि आपको छींके भी आएंगी, आपका नाक बहेगा, नाक आपका ब्लॉक भी हो सकता है, और साथ में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आप नहीं पढ़ पाओगे। हमें सर्दी और जुकाम होता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम बोल सकते हैं, इसको मैं बताती हूँ क्या होता है, या फिर आप इसको स्क्लेरोडर्मा बोल सकते हो, तीनों नाम है इसका, स्क्लेरोडर्मा,
स्क्लेरोडर्मा। चलिए, अब ये कैसा होता है, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, देखिए बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपकी अगर हाथ का अगर ये लेयर हम काट करके हटा देंगे, आपका नहीं, मैं अपना खुद का ही हटा लूंगी, अगर मैं अपने हाथ का हटा दूंगी तो हमारे हाथ के अंदर में जो भी ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से, यह जो मांसपेशी है तो यहाँ की मांसपेशी अलग है, फिर यहाँ की मांसपेशी अलग है, लेकिन आपस में जुड़ी हुई है और ऊपर से एक स्किन का लेयर है। तो वो कैसे जुड़ी हुई है, एक बहुत पतली पतली रेशेदार टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, एक बनावट होता है, पतला पतला रस्सी होता है या फिर आप कह सकते हो धागा होता है, जो इन सभी मांसपेशियों को आपस में जोड़ करके रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब जब ये कनेक्टिव टिश्यू, अब इसी के अंदर में इसी का एक टाइप होता है कोलेजन। तो ये जो कोलेजन है ये जब काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब आपकी जो उंगली है वो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हम यूं मोड़ते हैं तो ये मुड़ जाती है, हमारी कलाई कितनी ज्यादा नाजुक है, मतलब यहाँ की मांसपेशियां कुछ ज्यादा ही नाजुक है और हम जैसे मोड़ते हैं वैसे वो मुड़ जाती है। तो क्यों, क्योंकि वो जो धागा है अंदर में वो काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो कोलेजन है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी उंगलियां पत्थर जैसी हो जाएगी, मतलब बहुत कठोर, आप आसानी से इसको मोड़ नहीं पाओगे। तो जब आपकी उंगलियां ऐसी हो जाए, या फिर एक और कंडीशन होती है कि अगर आपकी बॉडी में कोलेजन काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए उंगली इस तरह व्हाइट सी हो गई है और पूरा हाथ का आप स्थिति देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से रेड हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम या फिर आप इसको स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं, जिसमें आपके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है और इस स्थिति की वजह से भी आपके बॉडी में फिर दिक्कत आएगी और आपका पाचन सही से नहीं होगा। ठीक है, आपका बॉडी जो है वो सही से खाना को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डाइवर्क्यूलाइटिस होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपकी आंत में एक समस्या हो जाती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या फिर अगर किसी कोई बहुत ज़्यादा जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, दाल नहीं खाता है, बीन्स नहीं खाता है, सब्जी नहीं खाता है, बहुत नखरे होते हैं, किसी किसी के होते हैं बहुत ज़्यादा नखरे, तो जब वो नहीं खाते हैं, जब वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी में आसानी से पाचन की क्रिया हो पाए, तो जो उनका आंत है वो कहीं कहीं से, यहाँ पे देखिए जो उनका आंत है वो कहीं कहीं से इस तरह का छोटा छोटा टाइप का, ये देखिए इस तरह सा उठ जाता है। तो जब ये उठ जाता है तो हम इसी को बोलते हैं डाइवर्टिक्यूलाइटिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे या तो ये एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। तो ये आंत में दिक्कत है। जब आंत में दिक्कत होता है इसका मतलब है कि आपका पाचन डिस्टर्ब हो रहा है और इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत या फिर आपकी बड़ी आंत सही से काम नहीं कर रही है। और जब ये सही से काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में मैल न्यूट्रिशन की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे दो चीज होते हैं, या तो आपकी बॉडी में फिस्टुलाज हो जाए या फिर स्ट्रीचर्स हो जाए। अब ये क्या होता है, फिस्टुलास का मतलब यहाँ पे देखिए कि जब किसी को भारी कब्ज की समस्या होती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं लेकिन तभी भी मल पास नहीं होता है। अब आपको इसमें हंसने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला ये बात है कि बहुत लोगों को आदत है कि वो मैदे से बनी चीज खाते हैं। तो अब खाओ मैदे से बनी चीज, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जब कब्ज होता है तो आसपास की जो मांसपेशियां है यहाँ पे फिर इसकी जो बनावट है वो फिर खराब हो जाती है। अब इसी खराब बनावट में से एक खराब बनावट को हम क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिस्टुला। यहां पे मैं लिख दूं फिस्टुला, ठीक है। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स। अब देखिए यहाँ पे एबनॉर्मली रास्ता बन जाता है, ये बॉडी में एबनॉर्मली क्या कर रही है, ये रास्ता बना रही है। तो ये फिस्टुलाज हो गई। अब ये किसी किसी ऑर्गन से भी कनेक्ट हो जाती है, ये ऑटोमेटिक ये रास्ता बन जाता है। तो ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन का ही एक तरह का समझिए कि डिफेक्ट है या फिर साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके रेक्टम के पास, आपके इंटेस्टाइन के पास जब ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें फिस्टुलाज बन गए हैं, तो आपकी बॉडी में दिक्कत आएगी। अब क्या हो गया, अब हम इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्चर्स। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्चर्स। अब इसमें क्या होता है
देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बड़ी आंत है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब यहाँ पे फैल गया आंत और उसके बाद ये अचानक से बहुत पतला हो गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। तो जो ब्लॉकेज हो जाता है उसी को हम स्ट्रिक्चर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे सही से खाना आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा, या फिर यहाँ पे मल अगर बड़ी आंत से आती है तो आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा। ये आपका रेक्टम है और ये आपका एनस है। एनस मतलब मल द्वार और रेक्टम जहाँ पे मल इकट्ठा होता है मतलब मलाशय, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिक्कत होता है और आपकी बॉडी में सही से खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत है कि उनको दूध नहीं पचता है। क्यों दूध उनको नहीं पचता है? क्योंकि वो क्या होते हैं, वो होते हैं मिल्क इनटॉलरेंस की स्थिति बनती है। अब यहाँ पे दो चीज आता है, एक होता है लैक्टोज इनटॉलरेंस, एक होता है लैक्टोज इनटॉलरेंस और एक होता है मिल्क इनटॉलरेंस, लैक्टोज इनटॉलरेंस। चलिए दोनों को हम समझ लेते हैं। दोनों वैसे कभी कभी हम मान लेते हैं कि एक ही है, लेकिन अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? देखिए मिल्क इनटॉलरेंस में क्या होता है, मिल्क में यानी कि हमारे दूध में दो टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं या फिर हम उसको वे बोलते हैं। अब ये दोनों अलग अलग है, या एक होता है कैसीन और दूसरा प्रोटीन क्या है, वे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी मम्मी क्या बोलती है, दूध पियो वरना बढ़ोगे नहीं, बोलती है ना। अगर आपके बॉडी में, आप क्या सोचते हो कि दूध अगर जाएगा तो फिर आपकी बॉडी में ग्रोथ होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ का कमी नहीं होगा, बस दूध पीने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रोटीन है, हम इसी प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये जो प्रोटीन है ये फिर पचता नहीं है। तो ये जो प्रोटीन जब पचता नहीं है तो उनको उल्टी होता है, उनको पेट में ऐंठन भी होता है और जब वो दूध पी लेते हैं तो कभी कभी होंठों के आसपास सूजन भी हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज आता है लैक्टोज इनटॉलरेंस। अब लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज है भैया शुगर। अब बॉडी में अगर ये शुगर सही से नहीं पचता है तब अलग बात है वो, क्योंकि लैक्टोज मिल्क में भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है और ये प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है। तो दही उनको सही से नहीं पचता, तो ये जो शुगर है जब वो सही से नहीं पच पाता है तो उस कंडीशन में उनको क्या हो जाता है, उनको लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है। अब लैक्टोज इनटॉलरेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉडी में, हमारे बॉडी में इस लैक्टोज को पचाने के लिए हमारा जो बॉडी है, पूरा जो पाचन सिस्टम है, वो एक एंजाइम निकालता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेज, लास्ट में ASE लगा हुआ है। तो ये जो लैक्टेज है ये कम अमाउंट में नेचुरली बचपन से ही होती है, तभी तो हम लैक्टोज को पचा नहीं पाते हैं। अब जब प्रोटीन जब होगा तो ये जो प्रोटीन है इसको पचाने के लिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब सही से हम जब नहीं पचा पाते तो फिर हम दूध पीते ही उल्टी कर देते हैं। कोई किसी को दही नहीं पसंद, दही वो खाते ही उनकी बॉडी में एलर्जी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, उनको पसंद नहीं आता है, उल्टी भी हो सकता है, आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये सभी कारण क्या है, जब खाना नहीं पचता है। तो बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पच पाता है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि डायबरक्यूलाइटिस क्या होता है, IBS भी होता है, मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, यानी कि आपका जो आंत है उसमें इन्फ्लामेशन है और आंत के साथ साथ आपका पेट भी उसमें आ गया, मतलब पेटों में भी सूजन है। अब जब दोनों कंडीशन होगी, यानी कि IBS की कंडीशन होगी, तभी भी आपका वजन घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा फिस्टुला मैंने बता दिया, स्टिचर्स मैंने बता दिया, रेडिएशन एंटेरिटाइटिस, किसी किसी को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हाँ बात बात पे हम एक्सरे करवा लें, बात बात पे हम CT स्कैन करवा लें। जब वो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमेशा आप अगर रेडिएशन के सामने रहेंगे तो आपकी बॉडी में, आपके इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकता है, तभी भी आपका वजन घटने लगता है। क्रेस्ट सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन होते हैं, अगर आपके कोई भी अंग के सबसे अंदर वाली परत में दिक्कत हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोजा बोलते हैं। तो जब उसमें दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को हम क्या बोलेंगे, म्यूकोजल एबनॉर्मेलिटीज बोलेंगे। उसमें क्या आता है, सीलियक डिजीज, मतलब छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में आपको दिक्कत होगी। जब भी आप गेहूं से बना चीज, बार्ले से बना चीज या फिर राइस से बना चीज खाएंगे, आपको वो नहीं पचेगा। मतलब उसमें प्रोटीन होता है गेहूं में, कौन सी, ग्लूटेन।
बोलते हैं ना ग्लूटेन फ्री खाना आप खाइए अगर आपको सीलियक डिजीज है तो। क्यों? क्योंकि वो खाना से आपको एलर्जी हो जाएगा, आपके पेटों में ऐंठन होगी, आपका वजन कम होगा, साथ में आपको उल्टी होगा और आपके आंतों में फिर दिक्कत हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है, आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सीलियक डिजीज में आपको गेहूं से बना चीज, राइस से बना चीज जिसमें भी ग्लूटेन वाला प्रोटीन, ये क्या है, ये प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन जिस भी अनाज में रहे वो अनाज आपको नहीं खाना है। अगर आपको सीलियक डिजीज हो जाता है तब। क्रॉन्स डिजीज मतलब आपके आंत में फिर सूजन हो जाती है, छोटी आंत में, आपको दूध नहीं पचता है, मैंने बता दिया। किसी किसी को सोया मिल्क नहीं होता है, मतलब सोयाबीन होता है, सोयाबीन का जो बीज होता है उससे हम फिर दूध भी बनाते हैं, तो वो जो दूध है वो फिर जब आपको नहीं पचता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सोया मिल्क इनटॉलरेंस हम बोलते हैं। तो उस दूध के कारण भी एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को फ्रक्टोज माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब आप कोई जब मीठा चीज खाएंगे तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। आम में क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। तो आपको ग्लूकोज पचेगा लेकिन फ्रक्टोज आपके मल से पास हो जाएगा, आपका बॉडी उस फ्रक्टोज को अवशोषित कर ही नहीं पाएगा। बहुत बॉडी में एबनॉर्मेलिटी होती है, हमें पता नहीं होता है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। जब ये सारे कंडीशंस होते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सारे कंडीशन होंगे, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिक्कत होगा और उस दिक्कत की वजह से आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ये सभी कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ता है। तो हमेशा आप याद रखें कि अगर आपके बॉडी में वजन नहीं बढ़ता है तो फिर आपको दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके कोई अंग में, चाहे वो पैनक्रिया हो, लीवर हो, कुछ में भी अगर दिक्कत हो जाता है, मतलब ऑर्गन में डैमेज है, तो क्या होता है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, मतलब आपके पैनक्रिया में दिक्कत हो गया। पैनक्रिया क्या होती है हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पैनक्रिया कहाँ पे होती है, देखिए आपके लीवर है, लीवर के नीचे क्या होता है, छोटी सी पैनक्रिया होती है, हमारी छोटी सी है ये पैनक्रिया, ठीक है। अब जब इसमें दिक्कत हो गया, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया या फिर इसमें अगर ट्यूमर हो जाता है, कैंसर जैसी स्थिति अगर इसमें बनने लगे, इसका मतलब ये होता है कि आपको दिक्कत हो गया। अब पैनक्रिया में दिक्कत है, पैनक्रिया में दिक्कत होता है तभी डायबिटीज भी हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन को कम बनाने लगती है। इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन आपके बॉडी में ग्लूकोज को पचाती है, लेकिन जब कम बनती है तो फिर वो ग्लूकोज आपके बॉडी में, आपके ब्लड में फिर घूमते रहता है, जिसकी वजह से आपको फिर डायबिटीज हो जाता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो पैनक्रिया में अगर दिक्कत हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके थायराइड ग्लैंड में दिक्कत हो जाता है, मतलब कहाँ पे होती है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड तितली जैसी होती है, अगर इसमें दिक्कत हो जाए, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो कैसा होता है, नॉर्मल जो हमारा थायराइड का साइज है वो इतना छोटा सा होता है, लेकिन जब इसमें दिक्कत होती है तो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब ये आपकी बॉडी में क्या करती है, ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, मतलब आप जो खाते हो वो आपके शरीर में लगा कि नहीं लगा, इसको ये कंट्रोल करती है। तो जब इसमें दिक्कत होगी तो कंट्रोल तो होगा नहीं, आपके शरीर में खाना लगेगा नहीं और आपका वजन घटते चला जाएगा। अब यहाँ पे छोटा छोटा चार क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसमें अगर दिक्कत हो जाता है, अगर ये थायराइड ग्लैंड यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर ज्यादा हार्मोन बनाए या फिर कम हार्मोन बनाए, दोनों कंडीशन में दिक्कत होती है और ये जो है वो आपके बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है, आपकी बॉडी में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करती है, साथ में इसकी सहायता करती है, थायराइड ग्लैंड की सहायता करती है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, मतलब ये जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो कम बन रहा है, अगर वो हार्मोन, कौन सी हार्मोन, T3 और T4 अगर कम बनाता है तो उस कंडीशन में आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन T3 और T4 हार्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा निकालने लगे ये वाली ग्लैंड, तो इसका मतलब है कि आपका वजन घटेगा। तो थायराइड जब होता है तो वजन बढ़ता भी है और वजन घटता भी है, तितली जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे गले पे होता है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड में अगर दिक्कत हो गया तभी भी दिक्कत है, आपके बॉडी में सही से पाचन की क्रिया नहीं होगी, आपको ऐंठन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें होंगी। साथ में ऐसा मानते हैं कि आपकी बॉडी में आपके हार्ट पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई रोग हो जैसे कि माइटोसिस्टोसिस, इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी में मास्ट सेल है, मास्ट सेल क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ खाएं और हमें अगर एलर्जी हो गया तो उसमें कौन भूमिका निभाता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट मास्ट सेल भूमिका निभाती है। ये आपके बोन को यानी कि आपकी हड्डियों को मजबूत भी करती है और साथ में कहीं पे घाव हो जाए उसको भरने का काम भी करती है। लेकिन
स्पेशली ये क्या करती है, बॉडी में अगर एलर्जी हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में एलर्जी हुआ है तो खराब बात है क्या? खराब बात नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी आपको बता रहा है कि हाँ आपके बॉडी में दिक्कत तो है, कुछ ना कुछ आपके बॉडी में आया है, तभी आपका बॉडी आपको इंडिकेशन देता है और हमें पता लगता है कि बॉडी में दिक्कत है। तो वो कौन बताता है, मतलब गार्ड कौन है, मास्ट सेल। तो जब ये मास्टोसाइटोसिस हो जाता है तो बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, चकत्ता हो जाता है पूरे बॉडी में, वैसा वाली स्थिति बन जाती है। एमाइलोइडोसिस ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि आपको बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ पे होती है, आपके हड्डी के सबसे अंदर वाले पार्ट में होता है, ठीक है, वहां पे होता है। और यहाँ पे जब ये प्रोटीन बनता है तो ये कहीं कहीं किसी किसी अंग पे जाकर के डिपोजिट यानी कि इकट्ठा होने लगता है, तभी भी बॉडी में दिक्कत हो जाती है और आपका वजन घटने लगता है, मेंटेन नहीं रह पाता है। हाइपो गामा ग्लोब्यूलिनीमिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में एक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हम किसको बोलते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन हम किसको बोलते हैं, बॉडी में एंटीबॉडी। जो कोरोना आया था तो हम क्या बोलते थे कि हमारे बॉडी में जो हम वैक्सीन लेंगे उसकी एंटीबॉडी बनेगी कोरोना के खिलाफ। तो जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है वो क्या करता है, वो रोगों से लड़ता है, वो आपको बचाता है। और आपकी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे कि IgA, हम इसको किसमें पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, IgM, IgE, ये सारे क्या है, ये सारे एंटीबॉडीज के नाम है और हम इसको पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बुक्स में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी कम बन रही है, इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम वीक है, वो रिएक्ट नहीं करता है। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, आपकी बॉडी में वायरस आ गया, लेकिन इसने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका जो बॉडी है वो काम का नहीं है, नालायक हो गया ये बॉडी, क्योंकि ये बॉडी सही से आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में एंटीबॉडी यानी कि हाइपो मतलब कम, गामा ग्लोब्यूलिनीमिया मतलब आपकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी कम हो गई है, कम बन रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी आपका वजन घटेगा, क्योंकि आपको रोग हो सकता है, आपका जो हार्ट है वो भी फिर खतरे में हो सकता है। देखिए जो दिल है वो नॉर्मली रियल में ऐसा होता है, हम बेकार में इस दिल को हम बदनाम करते हैं, रियल में ये ऐसा ही होता है। अगर आपके किडनी में यानी कि हाइपोकॉर्टिसोलिज्म की प्रॉब्लम हो गई है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, आपके किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है और ये एक हार्मोन निकालती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। और ये जो हार्मोन है ये अगर कम बनती है तो उस कंडीशन में भी आपके जो वजन है वो फिर घटने लगता है, ये हमेशा याद रखना है। अगर आप कोई दवाई लेते हो, आप कोई सर्जरी करवा रखी है या फिर आप कॉन्स्टिपेशन है आपको, आप गए डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब मुझे एक दवाई दे दो ताकि मेरा जो कब्ज है वो फिर ठीक हो जाए, आपको दिया गया लैक्सेटिव्स जिसमें आपका कब्ज को ठीक करने का ये दवाई है। जब आप ये दवाई लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी वजह से भी वजन घटने लगता है। तो बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए हैं, अब आपको समझना है कि आपको क्या दिक्कत है। अगर आपकी बॉडी में गैस बनता है तो गैस को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन आप यूज करते हो उस मेडिसिन से भी आपका जो वजन है वो फिर बढ़ता नहीं है। नियोमाइसिन, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है कहीं भी तो फिर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस ना जाए, कोई वायरस अटैक ना कर दे, तो डॉक्टर साहब आपको सुरक्षित रखने के लिए एक दवाई लिखते हैं जिसका नाम है नियोमाइसिन। इस दवाई की वजह से भी वजन घटता है। और कोलेस्टाइमिन, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई होती है और इस दवाई से भी आपका वजन घटने लगता है और आपको फिर समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या हो गया, मेरा वजन घट रहा है, मुझे कोई अंदरूनी बहुत भयानक बीमारी तो नहीं है। बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए हैं और आपको समझने हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि आपका बॉडी है, आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है। अब नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर वजन घटता है। तो नॉर्मली अगर आपको माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, आंत सही से काम नहीं करती है, ऑर्गन फेल है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो क्या क्या दिक्कत, क्या क्या आप महसूस करोगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या फिर डायरिया हो सकता है, कब्ज या तो दस्त। जब आप स्टूल पास करते हो तो उसमें से बदबू सी आती है, आपका स्किन बहुत ज्यादा रूखा होता है, वजन घटता है, बहुत तेजी से थकावट होता है, गैस बहुत ज्यादा बनता है, अनपच होता है, खाना सही से आपका पच नहीं पाता है, आपका वेगस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि वेगस जो नर्व्स है वो दोनों साइड से पूरे बॉडी तक जाता है, तो वेगस नर्व्स के पास, पेट के पास आपको फिर अजीब अजीब सा फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा। डिप्रेशन मतलब आप उदास रहोगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकती है महिलाओं को, क्योंकि ये जो माल एब्जॉर्प्शन है ये अधिकतर हम देखते हैं कि महिलाओं को ज्यादा हो गया पुरुषों की तुलना में।
अब आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, मतलब कोई अगर लेडी है उसको पीरियड्स नहीं आया है लेकिन उसको फीलिंग आ रही है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, सेम टू सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। ठीक है, तो जब आपको माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में ये सभी लक्षण देखे जाते हैं। स्टीटोरिया, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो स्टूल है, जो आपका मल है, वो काफी ज्यादा पीला होता है, बहुत चिपचिप सा होता है, और जब आप फ्लश करोगे मल पास करने के बाद तो वो फ्लश नहीं होगा, तो उसी को हम बोलते हैं स्टीटोरिया। ठीक है, अब सही से आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा को अगर ये प्रॉब्लम हो गया है, उसके बॉडी में अगर खाना नहीं लगता है, माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, तो खाना लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा बाल पतले हो जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी, बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी। जब बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो जब आपका हाथ कट जाता है तो खून आसानी से रुक नहीं पाता है, मतलब जब हाथ कटेगा तो खून बह रहा है तो उसको रुकने में, उसको बंद होने में, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट होने में फिर टाइम लग जाता है। तो उसी कंडीशन में हम देखते हैं कि विटामिन के की फिर कमी हो गई है बॉडी में। अब करना क्या चाहिए? मैनेजमेंट में भी हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। अगर हमें डायग्नोसिस करनी है, हमें पता लगाना है कि आपकी बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन वाला कोई स्थिति है कि नहीं है। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ब्लड टेस्ट करेंगे हम सबसे पहले, जिसमें अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन है, पोषक तत्व सही से आपकी बॉडी में नहीं लगता है, न्यूट्रिशन सही से नहीं लगता है और खाना लगता नहीं है बॉडी में, तो फिर कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा, फॉस्फेट का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा, विटामिन के, ए, ई, डी सभी की कमी होगी आपकी बॉडी में। लैक्टोज इनटॉलरेंस टेस्ट करेंगे हम, ताकि हम देख पाए कि आपकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम प्रॉपर है या फिर नहीं है। स्टूल को हम टेस्ट करेंगे कि आपका जो मल है वो फिर कैसा है। आपको रेडियोलॉजिकल स्टडीज हम करवा देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें चेक करना है कि आपकी बॉडी में कहाँ दिक्कत है, आपके आंत में है, आपके पेट में है, आपके पैनक्रियाज में है, ट्यूमर है, कैंसर है, क्या है। तो अगर हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेरियम एनीमा, जिसमें ये एक लिक्विड होती है जो हम इंटेस्टाइन में या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो भी सिस्टम है पाचन का, उसमें हम डालते हैं बाहर से इंजेक्शन दे करके, और फिर हमें वहां पे हम एक्सरे के माध्यम से हम देखते हैं कि दिक्कत है तो वहां पे स्ट्रक्चर में बनावट कितनी ज्यादा बिगड़ी हुई है। कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन टॉलरेंस टेस्ट, आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सही से पच रहा है या फिर नहीं पच रहा है, उसकी हम टेस्ट करते हैं। डी जाइलोज एब्जॉर्प्शन हम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो भी आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में लगता है या फिर नहीं, आपकी जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है भी या फिर नहीं करती है। तो इस टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि आपका जो बॉडी है वो काम कैसा कर रहा है। सीटी स्कैन कर लेते हैं, एमआरआई कर लेते हैं, ताकि हम देख पाए कि कहीं बनावट में गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं गांठ तो नहीं हो गया है। तो हम ये सभी चीजों का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम इंटरवेंशनल टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं। ये कैसा होता है, एक पतला सा पाइप होता है और हम पेशेंट को लेटाते हैं, उसके बॉडी में डालते हैं और साथ में उसमें कैमरा भी लगा होता है, स्क्रीन पे हमें दिखता है। उसी को हम एंडोस्कोपी और उसी को हम कोलोनोस्कोपी, तब जब ये छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में ये जो एंडोस्कोप है ये जब हम डालते हैं, उसी प्रोसेस को हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। अब म्यूकोजल बायोप्सी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पेट के अंदर की हल्की सी लेयर या फिर आंत की लेयर हम लेकर के माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं कि कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर वहाँ का जो पार्ट है वो कितना ज़्यादा डैमेज है। अगर हम इतना सारा टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें पता लग जाता है, तो इसीलिए हम बायोप्सी करते हैं। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कैलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी हम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमें पैनक्रिया को चेक करना हो कि पैनक्रिया के ऊपर में कोई ट्यूमर है, पैनक्रिया के बीच में कोई ट्यूमर है या फिर नीचे में, उसके पूरे लेयर्स में अगर कोई गांठ बनी हुई है, उसी वाले प्रोसेस को हम इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं। नाम आप याद रख लो, बहुत ज़्यादा लंबा है लेकिन आप याद कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमने ये देखा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हमें क्या करना है। हमें यहाँ पे पेशेंट को ये बोलना है कि अगर आप खाना खाते हो, एक साथ ज्यादा खाना आप नहीं खाओ। अगर आपको सोया मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता तो आप मत उसको खाओ। अगर किसी चीज से एलर्जी है तो उस एलर्जी वाली चीज से आप दूरी बना लो। साथ में अगर आपको लगता है कि आपको ये दिक्कत है तो उस चीज का आप इलाज करवाओ, क्योंकि आपको जो भी दिक्कत होता है अगर आप उसका कारण जान लेते हो तो फिर आपका जो डिजीज है वो फिर ठीक हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कितने सारे कारण हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में खाना नहीं लगता है तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको
समझ में आ गया होगा और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आपको नोट्स के लिए पहले वाले कमेंट में जो लिंक होता है उस लिंक पे क्लिक करना है और फिर आप जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।